मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों हम लोग बात कर रहे थे 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो बीपीएससी के अभी तक पेपर हुए हैं खासकर प्रारंभिक परीक्षा के, यानी कि 60 और 62वीं से लेकर 70 तक में के लिए जो भी प्रारंभिक परीक्षा हुआ है ना, उसके ट्रेंड एनालिसिस को हम लोगों ने देखा था कल। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने उसके ट्रेंड एनालिसिस को ठीक से समझा था, देखा था, जाना था और उसके अनुसार हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोगों ने प्लान किया था। जब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देख रहे थे ना, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि चार पिलर की हम लोगों ने कल बात किया था। प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए 4 पिलर की हम लोगों ने बात किया था। इसमें पहला पिलर क्या था? हिस्ट्री का था। दूसरा पिलर क्या था? करेंट अफेयर का था। तीसरा साइंस, जर्नल साइंस का था, यानी सामान्य विज्ञान का था। और चौथा पिलर हमारा क्या था ना, बिहार स्पेशल का था, है ना। हम लोगों ने इसको कल ठीक से देखा था कि यदि इन 4 पिलर पे ठीक से काम कर लिया जाए तो लगभग 100+ क्वेश्चन सही करने की स्थिति में हम लोग होंगे। और कल हम लोगों ने ये भी समझा था कि जो पीटी का कट ऑफ जा रहा है ना, 67 को छोड़कर, ये एक अपवाद था। इसको छोड़कर लगभग 91 से 95 के बीच में रह रहा है ना। एग्जैक्टली 91 के आसपास में जर्नल कट ऑफ यानी अनरिजर्व का कट ऑफ रहा है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, है ना। उसी के अनुसार हम लोगों ने कल प्लान किया था कि हमको ये जो 4 पिलर है ना, यानी हिस्ट्री, करंट अफेयर और जर्नल साइंस और बिहार स्पेशल पे हम लोगों की अपनी एक ठीक मजबूत और टिकाऊ रणनीति बनाने की आवश्यकता है यदि हमको पीटी क्वालिफाई करना है तो कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर जो इतिहास खंड को हम लोग पढ़ने जाएं, उसको शुरुआत करें इतिहास खंड को, तो इतिहास को पढ़ने का हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। इतिहास में भी 3 डायमेंशन है ना। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें बिहार का भी इतिहास, आधुनिक बिहार का भी शामिल हो जाता है। इसमें भी कुछ अंश बिहार के इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है ना, वो शामिल हो जाता है। हम लोगों ने कल ये नहीं देखा था कि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे कल, तो हम लोगों ने देखा था कि ऑन एवरेज मतलब लगभग 27 से 28 प्रश्न हमारे इतिहास खंड से बन रहे हैं प्रति वर्ष, जिसमें से प्राचीन इतिहास का वेटेज लगभग 7 से 8 प्रश्न का है और मध्यकालीन इतिहास का वेटेज लगभग 5 से 6 प्रश्न का रहा है। ठीक, बाकी जो प्रश्न है यानी 15 से 16 क्वेश्चन केवल मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है। तो जब हम इतिहास पढ़ने जाएं, एक मिनट, हाँ, इतिहास जब हम पढ़ने जाएं तो हमारा विशेष बल किस पे होना चाहिए? आधुनिक भारत पे होना चाहिए, क्योंकि लगभग 50% के आसपास तो जो क्वेश्चन है वो आधुनिक भारत से आ रहे हैं। तो अब हम जब ये समझ गए कि हमको आधुनिक भारत पे सबसे ज्यादा बल देना है ना, हिस्ट्री पढ़ते समय आधुनिक भारत पे सबसे ज्यादा अपने समय को खर्च करना है और उसी अनुसार अपने समय को बांटना है ना। तो इसके बाद यदि अगर जो हम आधुनिक इतिहास को ये समझ गए कि हमको विशेष बल देना है आधुनिक इतिहास पे, तो आधुनिक इतिहास में भी कुछ चैप्टर महत्वपूर्ण होंगे ना, जिसपे हमें सबसे ज्यादा बल देना है, सबसे ज्यादा समय खर्च करना है, सबसे ज्यादा अपनी थिंकिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। कुछ ऐसे चैप्टर तो होंगे ना जिससे प्रतिवर्ष लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो ऐसे प्रश्नों को ही, ऐसे टॉपिक का यहाँ पे एक संकलन किया गया है, क्रम से रखा गया है कि इतिहास पढ़ने जाएं हम, खासकर आधुनिक भारत, तो हमारे पढ़ने का दृष्टिकोण क्या हो, हमारे पढ़ने का नजरिया क्या हो, हमारे पढ़ने का क्रम क्या हो, यानी कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे ज्यादा हमको समय खर्च करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं, ये विश्लेषण किया गया है और 60 से 62वीं से लेकर 70वीं तक के जो भी प्रश्न आए हैं ना, उसके आधार पर ये विश्लेषण किया गया है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले हमको अगर जो इतिहास पढ़ना है ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बारंबारता किस चैप्टर से आती है? तो सबसे ज्यादा बारंबारता आती है आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, है ना। अब इसमें आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1906 से जब क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन से लेकर हमको 1947 तक, यानी जब तक आजादी नहीं मिल गई, इस कालखंड पे विशेष ध्यान देना है। एक एक डायमेंशन को ध्यान से पढ़ना है ना। ये कालखंड से लगभग आधुनिक भारत के जो भी प्रश्न आते हैं, लगभग यहाँ से 50% क्वेश्चन आधुनिक भारत के इसी कालखंड से आते हैं। ठीक, तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया है, पहला जो प्राथमिकता है वो किस पे होना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे, यानी इसका कोई डायमेंशन हमसे छूटना नहीं चाहिए। अगर जो इसकी बात करें तो इसमें कुछ भी XYZ कुछ भी, यानी बंगाल विभाजन तो होगा ही, बंगाल विभाजन, ये जो 3-4 जो अधिनियम आए थे, यानी 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1928 का ये जो अधिनियम था, यानी 1919 के अधिनियम की जांच के लिए जो 1928 में जो आया था अधिनियम उसकी, और 1935 का अधिनियम, ये हमको एकदम, इसने जो जो भी प्रावधान किए गए हैं इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बीच में जो भी आंदोलन हुए थे ना, चाहे हम चंपारण आंदोलन ले चंपारण आंदोलन ले लें, अहमदाबाद मिल जो विवाद हुआ था उसको ले ले, खेड़ा सत्याग्रह ले ले, या असहयोग आंदोलन ले ले, सविनय अवज्ञा आंदोलन ले ले, भारत छोड़ो आंदोलन ले ले, इस सभी का हमारे पास ठीक से एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, कुछ मैटर होना चाहिए, इसलिए हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार अन्य जो इसके पक्ष हैं, इन सभी पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी किसान आंदोलन भी इसी समय हमको पढ़ना है, क्रांतिकारी आंदोलन भी इसी समय पढ़ना है, और जो एक उग्रवादी आंदोलन था उसके भी विचारधारा को और उसके जो महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट थे, जो भी घटनाएं घटित हुई थी, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, दूसरी जो टॉपिक है जिसमें क्रम जो महत्वपूर्ण के घटते क्रम में है, उसमें है क्रांतिकारी गतिविधियां। अब क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ भारत में हुई थी, कुछ भारत के बाहर हुई थी। तो इन दोनों गतिविधियों पे हमारी ध्यान होना चाहिए, हमको समझ होनी चाहिए, हमको एक क्रम पता होना चाहिए। इन गतिविधियों में कौन शामिल थे, किनको कौन सी उसका जो गतिविधि में भाग लिया, अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी इन व्यक्तियों के प्रति, जैसे कि भारत छोड़ो जो भारत के बाहर जो गतिविधियां हुई, सैन फ्रांसिस्को में हुई, जो जापान में हुई, जर्मनी में हुई, या इंग्लैंड में जो हुई, इन गतिविधियों को हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों पे हमारी ठीक से पकड़ होनी चाहिए, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, भारत के बाहर और भारत के अंदर। ठीक, अब तीसरा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्या है? गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य। हम यहाँ गवर्नर जनरल और उनके कार्य की शुरुआत कहां से करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव यानी प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद से जो रॉबर्ट क्लाइव की जो गवर्नर बना था, रॉबर्ट क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स से होते हुए कर्नवालिस, फिर विलियम बेंटिक से होते हुए डलहौजी की हड़प नीति, और उसके मतलब ये जो लास्ट तक हम आएंगे, कहां तक आएंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन तक हम लोग आएंगे, यानी कि 1947 तक आएंगे। शुरुआत कहां से होगा? तो 1765 से, यानी बक्सर के युद्ध के बाद से, और 1945 तक के कालखंड में जो भी गवर्नर जनरल हैं और उनके जो द्वारा जो किए गए कार्य हैं, चाहे वो घेरे की नीति हो, या हड़प की नीति हो, या अधोमुखी सिद्धांत की नीति हो, या जो आर्थिक गतिविधियों के लिए जो कदम उठाए गए हैं, या प्रशासनिक गतिविधियों के लिए कर्नवालिस द्वारा जो कदम उठाए गए थे, या भू राजस्व नीति के लिए जो भी गवर्नर ने जो कदम उठाए थे, इस पे हमारे ध्यान होना चाहिए, इस पे हमारी समझ होनी चाहिए। ठीक, फिर
अगला टॉपिक था ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां 3 प्रकार की थी। एक आर्थिक नीति के लिए उन्होंने अपना नीति बनाया था, आर्थिक गतिविधि के लिए नीति बनाया था। दूसरा प्रशासनिक गतिविधियों के लिए नीति बनाई थी, और राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो अंग्रेजों ने नीतियां बनाई थी ना भारत पे शासन करने के लिए, इसकी हमें ठीक से समझ होनी चाहिए। आर्थिक गतिविधियों में हम देख लेंगे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, कितने क्षेत्रफल पे थी, और उसका टैक्सेशन के कलेक्शन का जो रेशियो था वो कितना था, ये सब सारी चीजों को हमें पता होनी चाहिए। प्रशासनिक गतिविधियों में कौन कौन से पोस्ट भारतीयों के लिए अलॉट, मतलब कौन कौन से पोस्ट ऐसे थे जिससे ऊपर भारतीयों का नियुक्ति नहीं हो सकता था, है ना। वैसे सारी प्रशासनिक गतिविधियों में इसी प्रकार राजनीतिक गतिविधियां क्या थी, भारत पे शासन करने के लिए अंग्रेजों का। तो इसकी हमें ठीक से समझ होनी चाहिए, यहां से प्रश्न खूब बने हैं। फिर जनजाति, और यहाँ पे 2 है, जनजाति और किसान आंदोलन। ठीक, इसकी हमें समझ होनी चाहिए, चाहे बिरसा मुंडा आंदोलन हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, ये जो जनजातीय आंदोलन है और जो किसान आंदोलन है, दोनों अलग अलग होने चाहिए, है ना। दोनों की अलग अलग हमें समझ विकसित होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि किस आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित थे और कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र में संचालित हुआ था। यानी फकीर आंदोलन क्या बंगाल में संचालित हुआ था, या महाराष्ट्र में संचालित हुआ था, या अवध में संचालित हुआ था। इसी प्रकार कूका आंदोलन क्या पंजाब में हुआ था, या कुकी आंदोलन क्या मणिपुर में हुआ था, कौन इसके नेतृत्व करता थे, और इस आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या थे और परिणाम क्या हुए, इन सब पे हमारी ठीक से जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब ये अगला है कि कांग्रेस का अधिवेशन है ना, महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कांग्रेस के हुए थे ना, यानी कि जो 1895 का अधिवेशन हो गया, चाहे महात्मा गांधी ने जो बेलगाम में अधिवेशन किया वो महत्वपूर्ण है। कौन सी पहली ऐसी महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया, वो महत्वपूर्ण है। कौन से ऐसे विदेशी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया, कौन से ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया, जवाहरलाल नेहरू ने कब अध्यक्षता किया, वल्लभ भाई पटेल ने कब अध्यक्षता किया, ये सारे पोर्शन हमें पता होने चाहिए कांग्रेस के अधिवेशन से। और फिर एक और पोर्शन हमें पता होना चाहिए कांग्रेस के अधिवेशन से, जैसे कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था इसकी स्वीकृति किस अधिवेशन से मिली थी, या भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस के किस अधिवेशन से इसकी स्वीकृति मिली थी, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिर अगला नेक्स्ट, व्यापारिक कंपनियों के आगमन और उसकी व्यापारिक कोठी, यानी कि क्रम से हमें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन से कंपनी भारत आए थे, क्या डच आए थे, या फ्रांसीसी आए थे, या डेनिश आए थे, या अंग्रेज आए थे, या पुर्तगाली आए थे, ये हमें पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि इन जो ये अंग्रेज आए थे ना, इनकी प्राथमिक कोठी कहाँ पे बनी थी, यानी अंग्रेजों की प्राथमिक कोठी कहाँ पे बनी थी, और पुर्तगालियों की प्राथमिक कोठी कहाँ पे बनी थी, फ्रांसीसियों की प्राथमिक कोठी कहाँ पे बनी थी, ये सब पता हमें होना चाहिए। ठीक, ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे क्रम रखा है ना, ये महत्वपूर्ण के जो इंपॉर्टेंस है ना, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसको सबसे ऊपर रखा है। उसके दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण है उसको दूसरे नंबर पे रखा है, यानी कि क्वेश्चन पूछने की बारंबारता को ध्यान में रखते हुए ये क्रम बनाया गया है ना। ठीक, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या था, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पुस्तकें, यानी किस पत्रिका का संपादन किसने किया, कौन सा समाचार पत्र किसने निकाला, कौन से साप्ताहिक पत्रिका थी, कौन से हिंदी की प्राथमिक पत्रिका थी, कौन उर्दू में प्राथमिक पत्रिका थी, ये सब पुस्तकें के बारे में किसने निकाला, किसने उसको लिखा, ये सारी हमें पता होनी चाहिए आधुनिक खंड के संदर्भ में। फिर विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उसके पहले विभिन्न संगठन बने थे, और कांग्रेस की स्थापना के बाद भी कुछ संगठन बने, आर्थिक आधार पे भी संगठन बने, और किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए भी जो बिहार में किसान आंदोलन हुए या अवध में किसान आंदोलन हुए, उस समय भी कुछ क्रांति संगठन बने थे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, धार्मिक
धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी इसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। इनका मूल सिद्धांत क्या था? ब्रह्म समाज कितने भागों में टूटा? साधारण ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? उसकी मेन थ्योरी क्या थी? ये सारी चीजें, प्रार्थना सभा क्या था, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके स्थापित करता कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे, और इसका मेन आइडियोलॉजी क्या थी? क्या ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे? नहीं करते थे। यानी विदेशों के प्रति, यानी जो विदेशी अंग्रेज थे, इनके प्रति इन संस्थाओं का क्या दृष्टिकोण था? भारतीय जो वैदिक संस्कृति थी, यानी भारतीय धार्मिक प्रवृत्ति थी, इस पे इनका क्या दृष्टिकोण था? क्या ये सुधारवादी थे? क्या ये सामाजिक सुधार पे ज्यादा बल देते थे? क्या ये धार्मिक सुधार पे ज्यादा बल देते थे? इन सारी चीजों को हमें पता होनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत हुई? अवध में किसने नेतृत्व किया? अवध के जो हुआ था 1857 की क्रांति में, अवध में किसने नेतृत्व किया? किसने उसको दबाया? अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी? ये सारे क्रम हमको पता होने चाहिए। झांसी में किसने किया? दिल्ली में किसने किया? बिहार में किसने किया? फतेहपुर में किसने किया? इलाहाबाद में किसने किया? और किसने उस विद्रोह को दबाया? ये हमें पता होना चाहिए ठीक से। ठीक, अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब यहीं पे हम थोड़ी सी ये बात कर लें कि ये जो आधुनिक भारत है, इसको पढ़ने के लिए क्या हमारे पास सोर्स होना चाहिए? सोर्स भी तो पता होना चाहिए ना, कौन सी किताब से हम ज्यादा गेन कर सकते हैं कम समय खर्च करके। ठीक, देखिए, किताबें मार्केट में बहुत हैं, आपको भी पता है, बहुत सारा नोट्स आप लोगों ने भी बनाया होगा। इसमें सर्वाधिक बिहार के जो भी पैटर्न है ना, बिहार के क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति है ना, बार बार कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी को छोड़ के, ज्योग्राफी और जो इकोनॉमी के जो कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं उसको छोड़ के एनसीईआरटी ज्यादा फायदेमंद होगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए आप प्रीफर क्या कर सकते हैं? तो एक स्पेक्ट्रम, सबके लिए रामबाण है ना, एक स्पेक्ट्रम होना चाहिए। दूसरा, घटना चक्र होना चाहिए, चक्र की बुक होनी चाहिए, और लूसेंट होना चाहिए। ठीक, इन तीनों को मगअप कर जाइए आप। मगअप करने का मतलब इन द सेंस क्या है कि ये जो टॉपिक बताए गए हैं ना, एकदम डाइजेस्ट कर जाइए पूरी तरीके से। सबसे पहले किताब पढ़िए, पढ़ने का समय थोड़ा कम है, लेकिन गति बढ़ा के, जो स्पेक्ट्रम है ना, उसके जो थोड़ा मोटी तो है किताब, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टिंग है ना। कोशिश करे आदमी तो एक दिन में 30-40 पेज आराम से इजीली खत्म हो सकता है समझते हुए। फिर किताब पढ़िए, उसके बाद से इतिहास के आधुनिक खंड के जो भी घटना चक्र है उसको लगाइए। फिर लूसेंट जो है ना, इससे ब्रशअप करिए। जो भी फैक्ट है ना, एक ही जगह लूसेंट में दिया गया है, तो इस लूसेंट का उपयोग फैक्ट को हम अपने इम्प्रूव करने के लिए करें। तो ये 3 किताबें ही मुझे लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए मोर देन सफिशिएंट है ना। अब बीपीएससी में भी हिस्ट्री का मुख्य परीक्षा के लिए, जो हिस्ट्री खंड से जो पेपर आता है मुख्य परीक्षा में, वो तो 3-4 कलाएं आती हैं, 2-3 विद्रोह आते हैं, और बिहार को टच लिए हुए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें स्पेक्ट्रम का बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहता है, लिमिटेड रहता है। तो बिहार स्पेशल के लिए जो भी किताबें आती है ना, जिसमें बिहार इनपुट दिया रहता है, वो ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो स्पेक्ट्रम कुछ हद तक मेंस में भी काम दे जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा में तो काम देगा ही। तो ये 3 किताबें मेरी तरफ से, अगर जो भी हम लोग समझ विकसित है, मतलब इस फील्ड में 5-6 वर्षों से, तो मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम, घटना चक्र और लूसेंट, ये 3 किताबें आधुनिक भारत के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा, क्या कि प्रीवियस ईयर में जो भी बिहार में क्वेश्चन आए हैं ना बीपीएससी द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री का, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन लगभग आधुनिक भारत के लगभग 80%, 90% क्वेश्चन हम लोग करने की स्थिति में होंगे। ठीक, ये हो गया आधुनिक खंड की बात। फिर
हम लोगों ने देखा था ना, रेशियो देखा था कि सबसे ज्यादा आधुनिक खंड से क्वेश्चन आए थे, फिर क्या था, प्राचीन खंड से क्वेश्चन आए थे, प्राचीन भारत से, है ना। मध्यकालीन भारत से प्राचीन की अपेक्षा कम प्रश्न आते हैं। प्राचीन भारत को भी जब हम पढ़ने जाएं तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, तो बौद्ध एवं जैन धर्म पे होना चाहिए। इनके सिद्धांत क्या थे, इनके किस क्षेत्र में ये ज्यादा डेवलप हुए, मतलब ए टू जेड सब कुछ पता होना चाहिए। बौद्धिक साहित्य कौन कौन से हैं, जैन साहित्य कौन कौन से हैं, बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं बनी, जैन धर्म की कितनी शाखाएं बनी, उन शाखाओं के कौन प्रवर्तक थे, महात्मा बुद्ध के कौन कौन से उपदेश थे, क्या वो अहिंसा मतलब आत्मवादी थे या परमात्मा में विश्वास करते थे, जैन भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इन सारी चीजों को ए टू जेड हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रति वर्ष यहाँ से क्वेश्चन जैन एवं बौद्ध धर्म से आते हैं प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। फिर मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, ये क्रम के आधार पर लगाया गया है। क्वेश्चन जो आया है ना, उसी के आधार पर ये जो क्रम बनाया गया है इसको लगाया गया है। फिर हमें क्या पढ़ना था, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और बृहद्रथ तक, मतलब बृहद्रथ, हाँ, जहां तक की मौर्य डायनेस्टी थी वहां, और मौर्योत्तर काल में जो भी व्यापारिक गतिविधियां डेवलप हुई थी, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी है ना। मौर्य काल के संदर्भ में पूरा पढ़ना है। जो साहित्यिक इंपॉर्टेंस है ना मौर्य काल का, मौर्य पीरियड का, यानी अशोक के जो शिलालेख हो गए, चाहे उस समय जो प्रमुख विद्वान थे या जो स्तंभ लेख हो गए, चाहे जो कुछ भी था, मौर्य काल को ठीक से डाइजेस्ट करना, क्योंकि मौर्य का ज्यादा संपर्क बिहार से भी रहा है ना। मौर्य डायनेस्टी का ज्यादा संपर्क बिहार से भी रहा है, तो वहां से क्वेश्चन ठीक से बनते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, गुप्त काल और उसके बाद गुप्तोत्तर काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता और महाजनपद काल। तो ये 6 टॉपिक है। अगर जो हम लोगों ने इस 6 टॉपिक को एंशिएंट काल से पढ़ लिया, तो लगभग हम जो एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं 80 से 90% क्वेश्चन हम लोग करने की स्थिति में होंगे। फिर यहाँ आता है कि इसके लिए सोर्स क्या फॉलो किया जाए। तो मुझे जहां तक लगता है, एक बार फिर मैं प्रेफर करूंगा घटना चक्र और लुसेंट, और यदि संभव हो पाए तो जो किरण पब्लिकेशन की इतिहास के लिए जो पुस्तक आती है ना, उसके कुछ चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना, वहां से हम ये कवर कर लें, तो ये हो सकता है। अब राम शरण शर्मा आप पढ़ने मत बैठ जाइएगा, चाहे एसके पांडे सर को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ना उसमें फैक्ट की बम्बार्डमेंट हुई है, अत्यधिक फैक्ट उसमें रखा गया है, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है एस के पांडे सर की किताब को, मतलब बीपीएससी के संदर्भ में पढ़ना, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपसे, है ना। 6-7 क्वेश्चन के लिए 4-5 क्वेश्चन आप अगर जो इतने चैप्टर पढ़ लेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चन के लिए 2-3 किताबें पढ़ना बहुत फायदे की चीज नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत अगर जो हम पढ़ने जाएं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए गुलाम वंश, ठीक। फिर मुगल काल, ये पूरा मतलब इसके हर एक कंपोनेंट को ध्यान से देखना है। अन्य वंश को मैं नहीं कह रहा हूं, तुगलक वंश को नहीं कह रहा हूं, खिलजी वंश को नहीं कह रहा हूं, लोधी वंश को नहीं कह रहा हूं, सैयद वंश को नहीं कह रहा हूं, लेकिन गुलाम वंश को मैं कह रहा हूं कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि गुलाम वंश से हर बार मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए हैं, तो गुलाम वंश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मुगल काल महत्वपूर्ण है। फिर सल्तनत काल के प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था जो थी ना, इससे प्रश्न को पूछे जा रहे हैं, खूब पूछे जा रहे हैं, ये मतलब वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख सकते हैं इसको, ठीक है, तीसरे पॉइंट को। चौथा, सल्तनत कालीन अन्य राजवंशों की सामान्य परिचय रखनी है, गुलाम को ठीक से पढ़ना है, अन्य राजवंशों की सामान्य जानकारी रखनी है, यानी कि जो सुल्तान बने थे उनकी जो क्रम थी वो कौन कौन सा था, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे भी मैंने इस चीज का मेंशन कर दिया था कि मुगल काल का संपूर्ण अध्ययन करने की आवश्यकता है, मुगल काल से ठीक से प्रश्न आते हैं, मैंने ऊपर भी बता दिया है।
फिर मध्यकालीन जो लेखक हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन खूब बढ़िया कूट से बनता है कि फला मतलब कौन से, अब्दुल कादिर बदायूनी हो गया, चाहे तबरीज शमसी हो गया, चाहे फिरोज शाही हो गया, चाहे बर्नी हो गया, चाहे कौन कौन से मतलब ये जो विद्वान थे, इन्होंने किस पुस्तक की रचना किया था, या जो वैदिक साहित्य थे ना, या वैदिक धर्म ग्रंथ थे, किसने किस धर्म का अनुवाद, मतलब किसने किस पुस्तक का अनुवाद उर्दू में किया, किसने फारसी में किया, ये सब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर भक्ति एवं सूफी आंदोलन को ठीक से पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जिनका संबंध बिहार से रहा है ये सूफी आंदोलन में, इसको ठीक से पढ़ना है। और फिर दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ना है अच्छे से। तो ये हम लोगों ने देखा आज कि इतिहास हम पढ़ने जाएं, एक बार इसकी सोर्स की भी बात कर लें हम लोग। तो सोर्स में फिर से वही फॉलो करने की बात करूंगा, किरण पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं, और फिर घटना चक्र और लूसेंट, है ना, ये तीन चीजें मोर देन सफिशिएंट है। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, और जो आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं शुरुआत से, ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है ना कि, एक मिनट ब्लर कर रहा है, हाँ अब ठीक है। ये जो सोर्स मैंने बताया है ना, सोर्स के अलावा आपको पीटी अगर जो निकालना है ना, तो कम से कम 40 से 50 सेट की प्रैक्टिस कर डालिए, एकदम बिना किसी इफ बट के। और प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि 40 से 50 ये जो सेट है ना, इसके सारे प्रश्न हमको कंठस्थ हो जाए। कंठस्थ नहीं भी हो तो हम अगर जो इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो गलत ना करें। तो अगर जो इतना सिर्फ आपने कर लिया ना, तो मतलब गारंटी है कि पीटी आपका नहीं रुकेगा, खासकर इतिहास में आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा। ठीक, तो ये प्रैक्टिस कम से कम 40 से 50 सेट की करनी है। और ये जो इसमें से जो 4 विकल्प दिए रहते हैं ना, चारों विकल्प की हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या है ना, स्कोर पे ध्यान नहीं देना है कि मान लीजिए 150 में हमारा 70 ही बन रहा है, 60 ही बन रहा है ना, 80 ही बन रहा है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि ये जो 150 क्वेश्चन है, इसके साथ सभी जो 4 विकल्प है ना, इस पे हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, इस पे हमें अच्छी समझ होनी चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का आज का इतिहास के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। ठीक, इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम लोग जो सामान्य विज्ञान है उसको देखेंगे। बायो में क्या पढ़ना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए, फिजिक्स में क्या क्रम होना चाहिए, अब उसमें केमिस्ट्री में क्या क्रम होना चाहिए, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद करंट अफेयर को देखेंगे कि करंट अफेयर को पढ़ने के समय हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन कौन सी मैगजीन हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या मैगजीन के भरोसे हमारा काम चल सकता है या न्यूज़पेपर के तरफ हमको मूव करना पड़ेगा। इन सब सारी बिंदुओं पे हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब करंट अफेयर का सेशन का वीडियो आएगा तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, सीट बहुत ज़्यादा है, फिर ऐसा मौका संभव है कि बहुत जल्दी नहीं मिले। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय।